रेपो रेट। आई एम प्रेटी श्योर दैट कि आपने इसके बारे में मार्केट में काफ़ी बार सुना होगा, फ्रॉम द न्यूज़ आर्टिकल्स हो गया या फिर आप कह सकते हो कि इंटरव्यू हो गया, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि मार्केट में 500 पॉइंट्स की फॉल आ गई है, 700 पॉइंट्स की फॉल आ गई है, 800 पॉइंट्स की फॉल आ गई ड्यू टू रेपो रेट, या फिर आप कह सकते हो ड्यू टू फोरकास्ट कमेंट्री ऑफ द रेपो रेट। सो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स मार्केट में होते रहते हैं। सो दैट एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि रेपो रेट एक्चुअली में होती क्या है, इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना बड़ा क्यों होता है, और उसके अलावा जो भी ऑल ओवर जो सेक्टर है, क्योंकि रेपो रेट के कारण बैंक्स गिरनी चाहिए, अदर सेक्टर्स क्यों गिर रहे हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रेपो रेट को डिसाइड करती है, किस प्रकार से हम लोग एज ए इन्वेस्टर हम रेपो रेट को एनालिसिस कर सकते हैं, एज ए ट्रेडर हम लोग रेपो रेट को ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि रेपो रेट जो है वो किस प्रकार से कौन से डाटा होते हैं जिसको लेकर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से रेपो रेट बढ़नी चाहिए या फिर घटनी चाहिए। सो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो इसको लेके भी एक आपने काफ़ी बार देखा होगा कि रेपो रेट के साथ साथ में एक चीज़ आती है MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसको रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि इस पर ये कौन सी कमेटी है और इसको डिसाइड कौन करता है, क्या RBI या फिर गवर्नमेंट से भी कौन डिसाइड करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल और क्रिस्टल क्लियर इस चीज़ों में बात करेंगे, और मैं ट्राई करूँगा कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस वीडियो को कंप्लीट करूँ। सो आई हैव वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट कि बी विथ मी टिल द एंड, सो दैट आपको अच्छे से समझ आ सके। हम इस चीज़ को क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रॉडर वे में समझने की कोशिश करते हैं। रेपो रेट को जो डिसाइड वो करता है ना, वो करती है RBI के द्वारा बैठाई गई कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका जो सिंपली मेन मोटिव जो वर्क होता है वो होता है कि वो मार्केट में जो भी क्रेडिट का फ्लो हो सके उस चीज़ को किस प्रकार से बैलेंस कर सके। अगर क्रेडिट का फ्लो बहुत ज़्यादा हाई है तो उस केस में उसको बैलेंस वे में कैसे लाएं, या फिर लो है तो उस केस में वो एक बैलेंस वे में कैसे लाएं। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि SLR हो गया, रेपो रेट हो गया। अब मैं इस चीज़ को अगर रिलेटेड चीज़ में समझाऊँ तो उसके लिए आपको समझना होगा कि बैंक्स का जो बिजनेस है वो किस प्रकार से काम करता है। अब बैंक्स का सिंपली बिजनेस इस प्रकार से होता है कि लेट्स से कि बैंक्स के पास 100 रुपये का डिपॉजिट है, तो उस केस में वो 4 रुपीज़ है कैश के फॉर्म में रखेंगे, 18 रुपीज़ है वो SLR के फॉर्म में रखेंगे। थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो सकता है, और जो रिमेनिंग जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सेज उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद में वो है डिपॉजिट्स को पुट करके एज ए एडवांसेज जो भी नीडी पीपल्स हैं उनको देते हैं, और उसके बाद में वो नेट इंटरेस्ट इनकम के हिसाब से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो ये एक सिंपल वे हो जाता है कि बैंक्स किस प्रकार से काम करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब कभी भी कोई बैंक्स है उनको क्या है कि ऐसा एक सिनेरियो होता है, ऐसा एक टाइम आता है जिसमें बैंक्स को लिक्विडिटी की वो कमी हो जाती है ऑन द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। अब इस केस में क्या होता है, बैंक्स जो होता है ना वो RBI के पास जाता है। RBI के पास में इसलिए क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो RBI जो है उस बैंक्स को पैसा देती है। अब इस पैसे की खासियत है कि ये जो पैसा होता है ना वो नॉन कोलेटरल होता है, मतलब इसके लिए कुछ कोलेटरल वगैरह देना नहीं होता है, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अच्छे से ये मैनेज होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की जरूरत है कि जो रेट है, फॉर एग्जाम्पल दैट कि RBI बैंक्स को जिस रेट पे पैसा दे रही है दैट इज़ कॉल्ड रेपो रेट, और यही जो चीज़ होती है बार बार जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो यूज़ करती है रेपो रेट को क्रेडिट का फ्लो अप्स एंड डाउन्स करने के लिए। इसमें अगर आप सिंपली देखोगे तो उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि रेपो रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर बैंक्स के पास महंगी कोई चीज़ आ रही तो वो आगे जो है महंगी देगी। उस केस में क्या है कि अपने भी जो इंटरेस्ट रेट है, होम लोन हो गया, उनके जो होम लोन्स वगैरह की रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे कंपेरेटिवली। जो प्रीवियस आप 2-4 साल जो भी रेपो रेट जब लो थी उस केस में देखोगे तो जो है हाइयर होंगे। तो उस केस में क्या होगा कि जो पैसा है वो मार्केट से कम उठाया जाएगा, लोन जो है कम लेंगे, तो उसके कारण जो है कहीं ना कहीं क्रेडिट का फ्लो है बैलेंस होता रहेगा। मार्केट में अगर पैसा नहीं जाएगा तो उस केस में जो इन्फ्लेशन है या फिर आप कैसे क्रेडिट का फ्लो कम होता रहेगा। और ये जो टर्म्स जो है रेपो रेट हो गया वो काफ़ी बार जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूज़ कर। अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट पे ही डिपेंड रहती नहीं, कभी कभी वो SLR में भी चेंजेस करती है, सो दैट की चीज़ों को एक अच्छी तरीके से या सूटेबल वे में समझा जा सके। अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के इस प्रकार के डिसीजन, क्योंकि रेपो रेट का डिसीजन है मॉनेटरी पॉलिसी किस प्रकार से लेती है, तो उस केस में क्या करते हैं कि जो मंथ टू मंथ जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा होता है, या फिर आप कह सकते हो CPI का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके एक एनालाइज वे में फिर उसके बाद में डिसीजन निकालते हैं। अब इसका डिसीजन वे है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक रैंडम वे में डिसीजन ले लिया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं कि 6 मेंबर्स की कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी में। अब 6 मेंबर्स की कमेटी होती है ना, उसके केस में क्या होता है कि हर एक इकोनॉमिक्स का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और उस केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दैट कि 6 मेंबर्स है, उसमें से 4 मेंबर्स को ऐसा लगता है कि जो रेपो रेट को है बढ़ाना चाहिए, और 2 को लगता है कि नहीं बढ़ाना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि वोटिंग होती है, और जो 4 होता है ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ द केस 4 में है, तो उस केस में जो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डिसीजन होता है वो टाई होता है, उस केस में क्या करते हैं कि जो RBI के गवर्नर है वो इटसेल्फ वापस वोट करते हैं, और उस केस में वो डिसीजन जो है जिस वे में लेते हैं उस हिसाब से डिसीजन चला जाता
जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए होता है कि ईच एंड एवरी इकोनॉमिक्स का व्यू जो है, कमेंट्री वो किस प्रकार से आती है, वो एक इम्पैक्ट करती है। और ये एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि तरीका हो सकता है कि हम किस प्रकार से रेपो रेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक कह सकते हो कि हर एक इकोनॉमिक्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर इकोनॉमिक्स का अपना कैसे देखने का एक तरीका होता है। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर आप देखोगे कि जो भी CPI हो गया, या फिर आप मंथ टू मंथ इसको फॉलो करते हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि अगर थोड़ा और मैं डीपर जाऊँ तो वेजिटेबल्स के प्राइस जो है, फूड इन्फ्लेशन है वो किस प्रकार से हो रहा है, तो वो उन चीज़ों को हम प्रेडिक्ट करते हैं या फिर थोड़ा बहुत कंटिन्यूस बेसिस पे एनालाइज करते हैं। तो हम एक रेपो रेट के डिसीजन को एक कैसे तो कहीं ना कहीं एक एनालाइज वे में समझ सकते हैं। अनडाउटेडली ये चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम सही होता है। लेकिन अगर मैं एक थोड़ा सा अलग लेके बात करूँ, फॉर एग्जांपल दैट कि आप एक टेक्निकल बेसिस पे किसी चीज़ को ट्रेड कर रहे हो, आपका कितना भी हाई से हाई सेटअप है, तो उस केस में भी आपकी कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी आती है। क्योंकि आप जब कभी भी टेक्निकल बेसिस पे, चार्ट पे बेसिस पे ट्रेड करते हो, तो इन दी एंड क्या आती है, एक प्रोबेबिलिटी के यहाँ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ मेरे जो लॉस होता सकता है, यहाँ पर गेन हो सकता है। हाँ, चेंजेस ये हो सकता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है, लो प्रोबेबिलिटी है, बट इन दी एंड प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी। सिंपल थिंग है। और अगर आप इन चीज़ों को, फंडामेंटल वे होता है, इन चीज़ों को ट्रेड करते हो, तो एक आपको एक डीप डाइव नॉलेज मिलती है। और ये जो नॉलेज होती है ना, वो आपके लॉन्ग लास्टिंग काम करती है, क्योंकि इनकी वैलिडिटी है आज नहीं 5 साल बाद भी यही रहेगी। तो ये एक कह सकते हो अच्छा एक फॉर्मेशन देता है आपको कि अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से चीज़ों को देखने का। उसके अलावा अगर आप इन चीज़ों को ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल दैट कि 10 बार भी आप देखते हो कंटिन्यूस बेसिस पे कि रेपो रेट की डिसीजन किस प्रकार से आ रहा है, तो एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा उस हिसाब से आपको पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर आपने 15 मैं तक कहता हूँ रेपो रेट आती है, 20 रेपो रेट है, एक रेपो रेट को भी अच्छे से आपने प्रेडिक्ट कर लिया, उसके पॉइंट्स को एनालिसिस कर दिया, तो उस केस में आप हाई कैपिटल लगा के एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो दैट इज़ द वे आप किस प्रकार से इन चीज़ों को आप समझ सकते हो। अब रेपो रेट इज़ द हाई ऑन अ गुड या फिर लो ऑन अ गुड। इसमें अगर आप सिंपल चीज़ देखोगे तो रेपो रेट अगर हाई होगी तो उसके इसमें बैंक के पास महंगा आएगी चीज़, और महंगी आएगी इन दी एंड कंज्यूमर को भी महंगा मिलेगा। अगर रेपो रेट लो होगी तो उसके इसमें बैंक के पास चीज़ है जो मतलब सस्ती आएगी कंपेरेटिवली, उसके इसमें जो है कंज्यूमर को भी इंटरेस्ट जो है वो कम देना पड़ेगा। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन आता होगा कि रेपो रेट का जो इंपैक्ट है वो सेक्टर पे किस प्रकार से होता है, क्योंकि काफ़ी बार देखोगे कि बैंक निफ्टी का गिरना ठीक है, समझ में आता है कि रेपो रेट का बिजनेस है एंड बैंक्स एंड ऑल दैट, ठीक है समझ में आता है, लेकिन निफ्टी क्यों गिर रही है? निफ्टी के गिरने का आप इसमें एक एग्जांपल के थ्रू समझूंगा कि आप देखोगे कि निफ्टी इंडियन IT सेक्टर है, वो सबसे ज़्यादा इफिशियंस है, उसमें आपका मार्जिन देखोगे वन ऑफ द बेस्ट, और उसके इसमें आपका रिजर्व सरप्लस वन ऑफ द बेस्ट, प्रॉफिट वन ऑफ द बेस्ट। तो हर चीज़ में देखोगे IT सेक्टर इज़ रियली गुड, लेकिन स्टिल वो एक कैसे तो कहीं ना कहीं इम्पेक्टेड है फॉर द बैंकिंग बिजनेस। मैं कैसे समझाता हूँ कि मान लीजिए कि IT सेक्टर का जो बिजनेस है वो क्या है कि वो क्या करते हैं कि जो सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल करते हैं टू द वेरियस टाइप ऑफ कह सकते हो कि सेक्टर को, और उस केस में आप देखोगे कि बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा वो सर्विस सेल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बैंकिंग सेक्टर किस प्रकार से परफॉर्म करता है वो इम्पैक्ट करेगा जो IT सेक्टर, क्योंकि उनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनको अपग्रेडेशन देनी है। तो उस केस में क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा करे। यहाँ पर आपको रेपो रेट का एक थोड़ा सा चार्ट दिख रहा होगा, जिसको आप देखोगे 24 ईयर्स का डाटा अराउंड है। तो उस केस में आप देखोगे कि पहले के टाइम में जो है यहाँ पर उस केस में रेपो रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई और आप कैसे अप्स एंड डाउन्स होते रहते थे। तो उस केस में इसका सिंपली रीज़न यही था कि जो भी रेपो रेट जो थी या फिर आप कह सकते हो इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम था वो इतना एक मैच्योर वे में नहीं था। वहाँ पे एक रेपो रेट का कह सकते हो कि इतना इंपैक्टेबल नहीं था, उसमें SLR जो है CRR है बहुत ज़्यादा हाई रहते थे। तो उस केस में रेपो रेट जो इतनी इंपैक्टफुल नहीं थी। अब थोड़ा जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे 2008 में देखोगे उस केस में रेपो रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई थी। हाई इसलिए थी क्योंकि इसका जो बूम चल रहा था 2008 के आसपास का, और 8 का जैसे ही बूम खत्म होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डाउन होती है। तो इकोनॉमी डाउन होती है तो उस केस में आप देखोगे कि पिछले अगले 2-4 साल तक वो जो कंटिन्यूस बेसिस पे रेपो रेट को लो रखा जाएगा, जिसके कारण जो है कि कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है अच्छा रहे, और सो दैट कि लोग जो है लोन ज़्यादा ले और जो भी ऑल ओवर जो सेक्टर है वो ग्रो हो सके। तो दैट इज़ द थिंग्स। और उसके बाद हम देखोगे 2016 के आसपास का था टाइम, तो उसके बाद में भी जो है कहीं ना कहीं जो रेपो रेट को हाई रखा गया था, उसके बाद में धीरे धीरे रेपो रेट को एक सूटेबल वे में रखा गया, और उसके बाद में आप देखोगे कि 2017 के आसपास जो है रेपो रेट को है कहीं ना कहीं हाई रहने के बाद धीरे धीरे मतलब कंट्रोल नीचे लाएगा। अब इसमें देखोगे कि जो 2017 के GST इम्प्लीमेंटेशन या फिर आप कह सकते हो कि जो भी मोनेटाइजेशन थी, उसके बाद में जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं एक स्लोवर हो रही थी एज एक्सपेक्टेड। सो उसके बाद में कहीं ना कहीं रेपो रेट को थोड़ा बहुत लोअर किया गया, और लोअर इसलिए किया गया कि एज ए सेड दैट कि जिससे जैसे ही रेपो रेट को लो रखा जाता है तो बिजनेस जो है अच्छा खासा लोन लेता है तो उसके इसमें मार्केट में क्रेडिट का फ्लो आता है, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं जॉब रिक्वायरमेंट या फिर आप कह सकते हो कि जॉब का क्रिएशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और जो बिजनेस हो अच्छा इंप्रूव होता है। तो उस केस में वही था। अब 2020 के आसपास भी देखोगे कि जो भी यहाँ पर टाइम था वहाँ पर रेपो रेट को बहुत ज़्यादा लो रखा गया कंटिन्यूस बेसिस पे। क्यों? क्योंकि सारा बिजनेस जो ठप था, और जो सो दैट कि पीपल ज़्यादा से ज़्यादा लोन रहे और वो इकोनॉमी में एक अपना कैसे पार्ट बिहेव करे।
और जब उसके बाद में आप देखोगे कि जो रेपो रेट है वेजिटेबल्स या फिर आप कह सकते हो कि सीपीआई जो है अपना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब यहाँ पर देखोगे कि जो जो भी कोविड का टाइम था, कोविड आफ्टर दैट की उस केस में क्या था कि जो भी गवर्नमेंट थी उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया था अपनी इकोनॉमी में। जो भी इंफ्रा ले लो या फिर आप देखोगे कि जो फ्री मनी है वो अच्छी खासी कह सकते हो कि आई थी इन द इंडियन पब्लिक। सो वो कहीं ना कहीं कह सकते हो बाहर आ रही थी और उसके कारण जो है इन्फ्लेशन को पुश मार रहा था। उसके कारण जो है ऑल ओवर जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि जो भी रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हो गया उसके कारण जो है प्राइस जो है कहीं ना कहीं चीज़ें जो है बढ़ रही थी, भाव बढ़ रहे थे। ऑयल के प्राइस हो गए या फिर आप कह सकते हो कि वेजिटेबल्स के प्राइस हो गए, फूड से जो भी रिलेटेड चीज़ें थी उनके भी प्राइस बढ़ रहे थे, गेहूँ वगैरह। तो उसके कारण जो है उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं आ रहा था और उसके कारण जो है इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब इन्फ्लेशन को बढ़ने के लिए बढ़ गई थी, इसके कारण जो है रेपो रेट को भी कंटिन्यूस बेसिस पर हाई रखा गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कंटिन्यूस बेसिस पे रेपो रेट को हाई रखा गया है पिछले 1-1.5 साल से, तो उसके कारण जो है इन्फ्लेशन भी अच्छी खासी डाउन आई है। सो ये जो चीज़ें होती है इस प्रकार से काम करती है। दिस इज द काइंड ऑफ एनालिसिस गाइज। एंड अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर इसके बाद में भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।